afternoon, students. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Since only you have joined, I think we should start. Yes, it's already 4 o'clock. I think we should start the class. Okay, अभी तक कोई डाउट है कुछ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े हैं उसमें, या लास्ट क्लासेस में जो पढ़े हैं उसमें कुछ डाउट है? अगर नहीं है डाउट तो मैम, फिर हाँ हाँ। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, मैम, चेक भी एक टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है ना? यस, चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. दो कंडीशन है. ऐसा कोई बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज़ पेबल ओनली ऑन डिमांड एंड विच इज़ पेबल स्पेसिफाइड बाय अ बैंकर, मतलब ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ओनली ऑन डिमांड. ये दो कंडीशन है तब जाके एक बिल ऑफ एक्सचेंज चेक बन जाता है. ओके, सेक्शन 6 में आप पढ़ सकते हैं. एनीथिंग एल्स? नो मैम. ओके, सो हम जहाँ पर कल छोड़े थे उसी से कंटिन्यू करते हैं. किसी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज हो सकती है, मतलब किसी की लाइबिलिटी कैसे ख़त्म होगी किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में. तो देर आर थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज कि ईदर बाय कैंसलेशन, अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो गया है तो लाइबिलिटी नहीं रही किसी की. रिलीज, अगर अगर रिलीज़ कर दिया गया है किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी को कि नाउ यू आर नो लॉन्गर बाइंड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, in that case also liability of the party is discharged from its liability. And the last is when payment is made. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो पेमेंट करने के लिए कहा गया था वो पेमेंट अगर कर दी गई है तो इन दैट केस पेमेंट हो गई, मतलब देयर इज नो लाइबिलिटी रिमेनिंग, हेंस लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगी पार्टी. दिस इज वन थिंग कि लाइबिलिटी से कैसे डिस्चार्ज हो सकते हैं. तो देयर आर थ्री थिंग्स. देन देर इज क्रॉसिंग. एक और कॉन्सेप्ट है क्रॉसिंग का. क्रॉसिंग क्या होता है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जब क्रॉस करना, मतलब इन जनरल पहले तो नॉन क्रॉसिंग रहती है. अगर उसमें किसी ऐसा कहा गया है कि अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक इज क्रॉस्ड, इट मीन्स इट इज पेबल ओनली इन द अकाउंट, थ्रू द अकाउंट, मतलब डायरेक्टली आपको काउंटर से पेमेंट नहीं मिलेगी. अगर क्रॉसिंग होती है, अगर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है दैट इट इज़ जनरली क्रॉस्ड और इट इज़ स्पेशली क्रॉस्ड, दैट मीन्स कि जो पेमेंट होगी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दैट विल बी पेबल, दैट विल बी मेड बाय और थ्रू द बैंक अकाउंट, डायरेक्टली कैश से नहीं होगी. अब ये दो तरह की क्रॉसिंग होती है, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग. कैसे करेंगे क्रॉसिंग, मतलब अगर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल एक चेक है, ठीक है, इसमें लिखेगा अमाउंट लिखते हैं, नीचे अकाउंट नंबर लिखना होगा, यहाँ पर सिग्नेचर होगा, ठीक है, अकाउंट नंबर, यहाँ पर नेम है. तो अगर उसमें ऐसे दो लाइन करके लिख देते हैं कि नॉन नेगोशिएबल, या फिर लिख देते हैं एंड कंपनी, तो इसका मतलब होता है कि द चेक इज क्रॉस्ड, उसे क्रॉस कर दिया गया है. अब ये पेबल होगा, या फिर इसमें लिखते हैं बैंकर का नाम जहाँ पर पेमेंट करनी है. इसका मतलब है कि अब पेमेंट सिर्फ आपको इस चेक से जो अमाउंट है दैट विल गो टू द बैंक अकाउंट और वहाँ पर आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा मनी, रादर देन कि आप डायरेक्टली ले पाएंगे. ठीक है, तो ये होता है जनरल, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग. अब जनरल, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग. वन इज जनरल क्रॉसिंग एंड अनदर इज स्पेशल क्रॉसिंग. नाम से समझ आ रहा है जनरल क्रॉसिंग कैसे होती है.
मैं इसका सेक्शन बता देती हूँ. सेक्शन 126 प्रोवाइड्स फॉर क्रॉसिंग. देन सेक्शन 100, अच्छा इसमें नहीं है जनरल स्पेशल क्रॉसिंग के लिए कोई अलग से प्रोविजन. ठीक है. और जस्ट अ मिनट, मैं आपको प्रॉपर पेज नंबर 129 में दिया है सेक्शन 126. इट सेज दैट वेयर अ चेक इज क्रॉस्ड जनरली इट मीन्स द बैंकर ऑन whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker. सिर्फ और सिर्फ वो एक दूसरे बैंकर को ही पे करेगा इन केस ऑफ जनरल क्रॉसिंग. और स्पेशली जब पहले एक जो भी चेक रहेगा वो विदाउट क्रॉसिंग रहेगा, तो उससे जनरल क्रॉसिंग बना सकते हैं और उसके बाद उसे एक बार स्पेशल क्रॉसिंग बना सकते हैं. एक बार से ज़्यादा बार किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को उसकी स्पेशल क्रॉसिंग नहीं हो सकती इन एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. जबकि जो जिसे स्पेशल क्रॉसिंग दूसरी बार की गई है दैट पर्सन इज द एजेंट ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग द क्रॉसिंग. ठीक है. जिसे पेमेंट करनी है उसका अगर कोई एजेंट है सिर्फ उसके नाम पर ही स्पेशल क्रॉसिंग होगी दूसरी बार, अदरवाइज नहीं होगी. ओके. ये दिया हुआ है सेक्शन 129 में विच सेज दैट banker paying a check crossed generally otherwise than to a banker or a cross checked specially otherwise than to a banker to whom the same is crossed or his agent for collection being a banker shall be liable to the true owner of the check for any loss he may sustain owing to the check having been so paid. Someone wants to join. Admit. Okay. ठीक है. इसके साथ ही हमने जो कल पढ़े थे कि एंडोर्समेंट है वो ब्लैंक हो सकता है, फुल हो सकता है. तो उसमें एक करेक्शन मुझे बताना था आपको. ब्लैंक और फुल एंडोर्समेंट अगर कोई हो रहा है तो ब्लैंक तब होता है, लेट्स से इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. ये फर्स्ट है, ये इसका पीछे वाला पार्ट है, फ्रंट एंड बैक. तो उसमें अगर जो एंडोर्सर है, एंडोर्सर ने सिर्फ अपना नेम लिख दिया है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्लैंक एंडोर्समेंट. लेकिन अगर एंडोर्सर ने अपने नाम के साथ साथ जिसको पे करना है उसका नाम पे टू एक्स या फिर और अमाउंट लिख दिया है ₹1000, तो ये क्या हो जाएगा, ये फुल एंडोर्समेंट हो जाएगा. क्लियर है? ब्लैंक और फुल एंडोर्समेंट समझ आया आप लोगों को क्या होता है? यस और नो, या फिर मैं फिर से आपको बताऊं. एंडोर्समेंट मतलब क्या होता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप उसे नेगोशिएबल बनाने के लिए उसमें दूसरी पार्टी को ऐड कर रहे हैं जिससे कि वो ट्रांसफरेबल हो जाए, नेगोशिएबल हो जाए. तो ये दो तरह के होते हैं, एक फुल एक ब्लैंक. पहले अगर लेट्स से there is one person X who has drawn the negotiable instrument bill of exchange in name of Y. तो ये हो गया draw over और ये हो गया draw E और made payable to Z, ये हो गया payee. अब payee या होल्डर ने इसको अगेन एंडोर्स किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को टू ए, पर्सन ए ने अगेन उसको नेगोशिएबल किया टू पर्सन बी. अब क्या होगा, इसमें दो तरह से हो सकता है. अगर ए ने जो बी को एंडोर्स किया है, यहाँ पर क्या हो गया, ये पेई तो हो गया, इसके बाद ये एंडोर्सर बन गया. फिर ये जेड के लिए ए इज एंडोर्सी अगेन फॉर बी ए इज एंडोर्सर एंड बी बिकम्स एंडोर्सी बिटवीन दीज टू. ठीक है. अब क्या होगा, अब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन से टाइप का एंडोर्समेंट था, वेदर इट वाज अ ब्लैंक एंडोर्समेंट और एंडोर्समेंट इन फुल.
ब्लैंक एंडोर्समेंट कब होगा? जब ए ने लिखा है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे मिला है, कि सिर्फ अपने साइन कर दिए हैं ऑन द बैक और द फ्रंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या बिल ऑफ एक्सचेंज, तो क्या होगा? इट इज़ अ ब्लैंक एंडोर्समेंट। अगर ए ने साइन करते हुए अपने नेम के साथ साथ लिख दिया है बी का भी नेम और अमाउंट लिख दिया है, तो ये हो जाएगा फुल एंडोर्समेंट इन फुल। ओके, क्लियर है? यस और नो स्टूडेंट्स, कौन कौन आए हैं? ओके, मिस तनुजा कुमारी, क्लियर है आपको? समर, एनीवन? ओके, Yes, ma'am, clear. इट्स नॉट क्लियर। ओके, ठीक है। एंडोर्समेंट क्या होता है? कल हमने समझे थे, किसी इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल बनाने के लिए इट इज़ अ प्रोसेस, उसे कहते हैं एंडोर्समेंट। ठीक है, चलो, तो एंडोर्समेंट्स में क्या होगा? मुझे, मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये एग्जांपल आप लोग को समझ आया? देयर इज अ पर्सन एक्स, दिख नहीं रहा होगा तो मैं बड़ा कर देती हूँ, एक्स पर्सन है, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है टू वाई। यहाँ पर एक्स क्या हो गया? ड्रॉअर हो गया, वाई क्या हो गया? ड्रॉई हो गया, एंड पेबल टू जेड, तो जेड कौन बन गया? पेई बन गया। अब जेड अगेन endorses the instrument to make it negotiable and made it payable to A, तो यहाँ पर Z कौन हो गया? It becomes the endorser and A becomes the endorsee. Is it clear? Endorser और Yes, ma'am. endorsee वाला आप लोग को क्लियर है? ठीक है, Yes, ma'am. जस्ट अ मिनट ना।
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, क्लियर है आप लोगों को एंडोर्सर एंडोर्सी वाली मीनिंग? ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये एग्जांपल आप लोगों को क्यों दी हुई हूँ, बिकॉज हम यहाँ पर समझ रहे थे कि जो एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, फुल एंडोर्समेंट एंड ब्लैंक एंडोर्समेंट। तो ब्लैंक एंडोर्समेंट कब होगा? व्हेन द एंडोर्सर जस्ट पुट्स हिज नेम और सिग्नेचर इन दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इसे कहेंगे ब्लैंक एंडोर्समेंट। और जब द एंडोर्सर पुट्स his name along with the name of the person to whom he is making endorsee, जिसके नाम पर नेगोशिएट कर रहे हैं, उसका नाम और अमाउंट लिख देते हैं कि कितना अमाउंट के लिए भी पे कर रहे हैं, या फिर नहीं भी लिख के सिर्फ एंडोर्सी का नाम लिख देते हैं, देन इन दैट केस द एंडोर इट विल बी नोन एज फुल एंडोर्समेंट। सो ये क्लियर है अभी आप लोगों को? यस मैम। ओके, एक और कॉन्सेप्ट आता है क्रॉसिंग के बाद, वेट, मटेरियल ऑल्ट्रेशन वाला। मटेरियल ऑल्ट्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर नाम से समझ आ रहा है, ऑल्ट्रेशन मीन्स एनी काइंड ऑफ चेंज, एंड मटेरियल मीन्स विच इज़ वेरी इसेंशियल और कोर टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी एक तरह का एग्रीमेंट ही हो रहा है पार्टीज के बीच में, जहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हो रही हैं। ओके, तो अगर ऐसा कोई चेंज किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होता है और वो ऐसा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ही चेंज कर देता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, या कुछ ऐसे हम देखेंगे अभी कि ऐसे कौन कौन से इंस्टेंसेस है जहाँ पर एक ऑल्ट्रेशन को मटेरियल ऑल्ट्रेशन बनता है। उस केस में क्या होता है कि जिस जिस पार्टी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मटेरियल ऑल्ट्रेशन की है, उस पार्टी के लिए सिर्फ वो वैलिड रहेगा, उसके अलावा बाकी जो पार्टीज होंगी, those who were parties to the negotiable instrument at the time when the material alteration was made and they did not consent to such material alteration, उन सब के लिए वो इंस्ट्रूमेंट वो void हो जाएगा, मतलब अब उन लोग की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, वो लोग बच जाएंगे। लेट सी दिस इन दी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। प्रीवियस एग्जांपल में ही हम देखते हैं। ओके, इन दिस केस एक्स ड्रॉअर है, वाई ड्रॉई है, जेड ड्रॉई और एक्सेप्टर है, Z इज द पेई, Z ने एंडोर्स किया इंस्ट्रूमेंट को एंड एंडोर्सी बन गया A। अब इस केस में A फर्दर नेगोशिएट करता है, लेकिन इसमें ऑल्ट्रेशन कर देता है। लेट से उसमें जो टाइम था पेमेंट का उसको चेंज कर देता है, या फिर अमाउंट चेंज कर देता है, या उसका कोई पार्ट टियर कर देता है जिससे चीज़ें पता ना समझ ना आ पाए। तो ये Z A और ये B है एंडोर्सी, A और B मिलके कर देते हैं इस चीज़ पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये मटेरियल ऑल्ट्रेशन हुआ। इस टाइम पर A ने इसकी कंसेंट नहीं ली, इनकी कंसेंट नहीं ली, इनके कंसेंट नहीं ली, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ B के लिए सिर्फ A ही रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि बाकी लोगों की कंसेंट नहीं ली हुई है, इसलिए ये सब लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अब सिर्फ वही पर्सन रिस्पॉन्सिबल, बाकी लोगों के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वॉइड हो गया है, सिर्फ उनके लिए हुआ है जिसने मटेरियल ऑल्ट्रेशन किए। अब आप ही सहो जो भी आपने दिए हैं उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर कि मटेरियल, किसी ऑल्ट्रेशन को मटेरियल माना जाएगा, ये दिया हुआ है पेज नंबर 133 में। ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये ऑल्ट्रेशन मटेरियल है या नहीं है? इट वॉज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। अलग अलग जो केसेस आते हैं उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि इसको मटेरियल ऑल्ट्रेशन मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। जैसे पहला है ऑल्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्डर, एक कोई चेक था जो ऑर्डर चेक था उसको बियरर चेक बना दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ द ड्रॉई, ठीक है। दूसरा है ऑल्ट्रेशन बाय टीयरिंग मटेरियल ऑन द इंस्ट्रूमेंट, टीयरिंग मतलब फाड़ देना। देन ऑल्ट्रेशन बाय इरेजिंग अकाउंट पे क्रॉसिंग, अब क्रॉसिंग की हुई थी उसको इरेज कर दिया। ऑल्ट्रेशन बाय फिक्सिंग स्टैम्प्स, स्टैम्प उन्होंने लगा दिया विदाउट promissory note में without the knowledge of the promisor, then it is also a material alteration. Another is alteration the date of payment में change कर दिया, time of payment में change कर दिया, place of payment में change कर दिया, sum payable जितना amount पे करना था उसमें कर दिया, कोई ऐसी न्यू पार्टी को ऐड कर दिया, इनिशियली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ला दिया, देन ऑल्सो ये माना जाएगा कि मटेरियल ऑल्ट्रेशन था। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर देखा जाएगा कि कुछ ऑल्ट्रेशन को मटेरियल ऑल्ट्रेशन नहीं माना गया है। वो कौन से हैं? जैसे कि
इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट होने से पहले, मतलब फुली बनने से पहले ही अगर उसमें कोई ऑल्ट्रेशन होता है तो इट इज़ परमिसिबल, इट इज़ नॉट अ मटेरियल ऑल्ट्रेशन। सारी पार्टी से कंसेंट से अगर कोई ऑल्ट्रेशन किया गया है देन इट इज़ नॉट अ मटेरियल ऑल्ट्रेशन विच विल रेंडर दिस इंस्ट्रूमेंट वॉइड। अनदर थिंग कि अगर कोई ओपन चेक को क्रॉसिंग ऑफ एन ओपन चेक और कन्वर्जन ऑफ जनरल क्रॉसिंग इनटू स्पेशल क्रॉसिंग, हाँ क्योंकि क्रॉसिंग तो अलाउड है ना, एक चेक को क्रॉसिंग में कर दिया या जनरल से स्पेशल कर दिया तो दैट इज़ अलाउड। देन इन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस भी अलाउड है, तो इसलिए ये मटेरियल ऑल्ट्रेशन नहीं होगी। किसी इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में उसे कंप्लीट कर दिए तो ये भी हमने कल सेक्शन 20 में देखे थे, दिस इज ऑल्सो अलाउड। फिर है कोई बियरर चेक को ऑर्डर चेक में कर दिए कंसेंट के साथ, अगर ड्रॉई की तो फिर ये अलाउड है। ऐसे ही कुछ दिए हुए हैं ब्लैंक इंडोर्समेंट को फुल इंडोर्समेंट में अगर कन्वर्ट कर दिए देन ऑल्सो इट इज़ नॉट अ मटेरियल ऑल्ट्रेशन। ऑल राइट, अब ठीक है। अब हम आते हैं डिसऑनर पे। डिसऑनर हो जाना या चेक बाउंस हो जाना। डिसऑनर मतलब क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, इन तीनों के रिस्पेक्ट में ही ये वर्ड है, इसे डिसऑनर यूज़ किया गया है। अभी मॉडर्न टाइम्स में ये सिर्फ मोस्टली चेक के लिए एक प्रोविज़न दिया गया है, जो हमने कल चैप्टर 17 की बात की थी, सेक्शन 138 टू सेक्शन 148, जहाँ पर सेक्शन 147 वहाँ तक सिर्फ चेक से डील करते हैं उसके डिसऑनर पे। लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट का डिसऑनर होता है, इन दैट केस ऑल्सो उसे भी डिसऑनर ही माना जाएगा, और उसके लिए कुछ प्रोसीजर है कि आप फिर उस डिसऑनर मतलब होता है कि सबसे पहले इसकी मीनिंग जानते हैं कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या चेक जब दे रहे हैं किसी को या ड्रॉ कर रहे हैं, इट मीन्स आप एक प्रॉमिस दे रहे हैं किसी को कि इतना इतना अमाउंट पे करना है, राइट मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉमिस, एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट एंटर कर रहे हैं, एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर उस अमाउंट में जब पेमेंट नहीं होगी, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे कोई पेमेंट नहीं होती है जिसको मिलनी चाहिए पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट उसे पेमेंट नहीं मिलेगी, तो वो माना जाएगा डिसऑनर हो गया है। ठीक है, डिसऑनर बिल ऑफ एक्सचेंज दो तरह से हो सकता है, या प्रॉमिसरी नोट दो तरह से डिसऑनर होते हैं, इधर डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस एंड डिसऑनर ड्यू टू नॉन पेमेंट। वो कैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट को ऐसा होता है कि पहले एक बार प्रेजेंट करना पड़ता है बिफोर दी ड्रॉई, फिर वो एक्सेप्ट करेगा, अगर एक्सेप्ट करता है तो वो क्या बन जाएगा, ड्रॉई शैल बिकम एन एक्सेप्टर और फिर पेमेंट करनी होगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो इस केस में भी ये एक डिसऑनर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट का। अब उसके आगे की प्रोसेस क्या है, डिसऑनर क्लियर है आप लोगों को, यस और नो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। क्लियर है, ठीक है। तो डिसऑनर होने के बाद अब क्या प्रोसेस होती है, डिसऑनर के बाद एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। क्या होता है ये नोटिंग एंड प्रोटेस्ट? जैसे ही डिसऑनर हुआ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेई की, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, जिसको पेमेंट मिलनी है, वो जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, बोलेगा कि ऐसा ऐसा हो गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो था वो, मैं गया उनके पास, उन्होंने पेमेंट करने से मना किए, रीज़न बताएगा डिसऑनर का, और ये सब कुछ लिखवा के नोटरी पब्लिक से साइन करवाएगा। और फिर वो जो नोटिंग, उसे कहते हैं नोटिंग, और जब उसको सर्टिफाइड करवाएगा, उसका जो सर्टिफिकेट रहेगा उसे कहते हैं प्रोटेस्ट। तो जब नोटिंग और प्रोटेस्ट हो जाएगा तो फिर इस नोटिंग का एक नोटिस और या फिर प्रोटेस्ट का नोटिस जाके देंगे किसको, ड्रॉवर को, क्योंकि ड्रॉवर वाज द और मेकर वाज द पर्सन हु हैज़ मेड द और हैज़ ड्रॉन द इंस्ट्रूमेंट। तो उनको लाकर देगा कि अब आपको मैं नोटिस भी दे रहा हूँ कि पेमेंट नहीं हुई है, डिसऑनर हो गया इंस्ट्रूमेंट। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, और नोटिस देना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पता तो चलना चाहिए ड्रॉर, चलो प्रॉमिसरी नोट की केस में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मेकर होता है उसको वो खुद ही डिसऑनर करता है अगर पेमेंट नहीं देता है तो। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉर ड्रॉई को बुला हुआ है पेमेंट करने के लिए, और ड्रॉई अगर पेमेंट नहीं देता है
तो अब ड्रॉर को तो पता ही नहीं होगा कि उसने दिया है या नहीं दिया है, इसलिए पे जो होता है वो ड्रॉर के पास जाएगा और फिर बताएगा कि देखिए ड्रॉई ने पेमेंट नहीं की है या फिर एक्सेप्ट नहीं किया है इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ वाई ये डिसऑनर है, अब आप मुझे पेमेंट करो और मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ। ठीक है, ये बात पता करने के लिए नोटिस दिया जाता है, नोटिंग और प्रोटेस्ट का। कुछ कुछ कंटेंट्स होते हैं कि भाई किस दिन हुआ, किसने किया, क्यों किया डिसऑनर, ये सारे रीज़न लिखे रहेंगे नोटिंग और प्रोटेस्ट में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये सब हो गया इन केस ऑफ, हम अभी बिल ऑफ एक्सचेंज और ये चेक की बात कर रहे हैं, अब सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट की बात कर रहे हैं। चेक के लिए हम थोड़े बाद में प्रोविजन पढ़ेंगे क्योंकि उसके अलग से एक प्रोविजन दिया हुआ है चैप्टर 17 जो 1988 में ऐड किया गया था इस एक्ट में। फिर क्या होता है, एक और चीज़ है, आप लोग को समझ आया नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। एक और इम्पॉर्टेंट है प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। प्रिजम्पशन मतलब होता है कि अगर ये चीज़ को ऐसा ही माना जाएगा, अज्यूम किया जाएगा, इसे लीगल वे में जब कोर्ट के पास कोई चीज़ जाती है, देर आर सर्टेन थिंग्स जिस पे कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, मतलब जैसा आया है वैसी ही मानी जाएगी। और इस पर बर्डन ऑफ प्रूफ क्या रहेगा, इस पर अगर कोई चीज़ प्रिज्यूम की जा रही है तो दूसरे जो पर्सन रहेगा ऑपोजिट पार्टी, उसको बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है और उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। तो छोटे सा मैं आपको बता देती हूँ प्रिजम्पशन का क्या कॉन्सेप्ट है। दो तरह से होते हैं प्रिजम्पशन, एक प्रिजम्पशन लॉ का होता है, एक प्रिजम्पशन फैक्ट का होता है। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, फैक्ट को मे प्रिजम्पशन कहते हैं एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को शैल प्रिजम्पशन कहते हैं। मे प्रिजम्पशन तो इस एक्ट में नहीं है कहीं पर भी, हमारे यहाँ हमारे पास है शैल प्रिजम्पशन। शैल प्रिजम्पशन कहता है कि जब भी कोई भी चीज़ कहा गया है किसी प्रोविजन में कि ऐसा होगा, तो कोर्ट के पास जब वो चीज़ आएगी तो ऐसा माना जाएगा कि वो वैसा ही है until the same has been disproved by the other। दूसरी पार्टी आके उसे डिस्प्रूव करना ज़रूरी है, तब करेगी, तब जाके ही कोर्ट दूसरी तरफ से मानेगी। अब ये प्रिजम्पशन किस तरह के हैं, जैसे कि चैप्टर 13 में सेक्शन 118 है, ये बात करता है प्रिजम्पशन की। सेक्शन 118 ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। ये कहता है कुछ देर आर सर्टेन कुछ प्रिजम्पशंस हैं जो इस सेक्शन में दिए हैं जिन्हें मानना पड़ेगा। पहला है फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का एक प्रिजम्पशन है। क्या प्रिजम्पशन है, वो कहता है एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच वॉज ड्रॉन मेड फॉर कंसिडरेशन, कोर्ट ये मानेगी, और एंड एवरी सच इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज बीन एक्सेप्टेड, इंडोर्स, नेगोशिएटेड एंड ट्रांसफर्ड वाज एक्सेप्टेड, इंडोर्स, नेगोशिएटेड और ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन। कोर्ट के पास कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आएगा तो कोर्ट विल प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम दैट कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो कंसिडरेशन पर ही उसे बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है, या फिर अगर किसी पार्टी ने उसे एक्सेप्ट किया है या एंडोर्स किया है तो वो उसे कंसिडरेशन पर ही एंडोर्स किया है, किसी अमाउंट के लिए ही किया हुआ है, एंडोर्स के लिए ही यस एंडोर्स किया है या बनाया गया है। अगर दूसरी पार्टी बोली कि नहीं नहीं ये विदाउट कंसिडरेशन था, तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे ये विदाउट कंसिडरेशन आपने ड्रॉ किए हैं या एंडोर्स किए हैं। ठीक है, इन जनरल कोर्ट सबसे पहले मानेगी कि इट वाज ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन। दूसरा प्रिजम्पशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, पेज नंबर 149। दूसरा प्रिजम्पशन आता है, दूसरा और तीसरा प्रिजम्पशन है डेट एंड टाइम पर, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस एंड टाइम ऑफ ट्रांसफर। ये कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो डेट दी हुई है जिस दिन वो ड्रॉ हो रहा है, इट मीन्स माना जाएगा कि वो उसी दिन पर ड्रॉ हुआ है। मतलब एक जनरल सी चीज़ है, कोई और डेट अगर कोई आके बता रहा है कि नहीं नहीं डेट तो उसमें ये लिखी हुई है ड्रॉ करने की, लेकिन वो किसी और दिन ड्रॉ हुआ है, तो उन्हें उस पर्सन को ये बात प्रूव करनी पड़ेगी। सिमिलरली ये होता है टाइम ऑफ ट्रांसफ़र के लिए भी, कि कोई भी अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट होने के बाद अगर वो ट्रांसफ़र किया रहता है तो माना जाएगा इट वॉज एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट्स डेट एंड बिफोर इट्स मेचोरिटी, उसकी मेचोरिटी होने के पहले और जिस दिन वो बना है उसके बाद ही वो ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब नेगोशिएट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एवरी ट्रांसफ़र, ओके ट्रांसफ़र भी हो गया।
नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर इंडोर्समेंट, बहुत सारे इंडोर्समेंट्स हैं किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, तो ऐसा माना जाएगा कि जो इंडोर्समेंट है, जो पहला इंडोर्समेंट उसे पहले किया गया है, जैसे ऑर्डर में है, जैसे हमने इसमें देखे थे, ए ने बी को किया, बी ने सी को, सी ने डी को एंडोर्स करके डी ने ई को एंडोर्स किया, ऐसा ऑर्डर बना हुआ है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि जिस ऑर्डर में ये दिख रहा है उसी ऑर्डर में ये सब के सब एंडोर्स हुए हैं, ना कि पहले ई एंडोर्स हुआ है, ना कि पहले डी हुआ है। ठीक है, अगर ई को बताना होगा कि नहीं सबसे पहले तो मुझे एंडोर्स किया गया था ए ने, तो अब उसे प्रूफ करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस। ओके, अनदर इज कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसके पास आएगा कि द बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट या चेक, ये सारे ड्यूली स्टैम्प्ड हैं। और होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, किसी के जो भी होल्डर होगा माना जाएगा कि दैट पर्सन इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब उसने जो भी चीज़ें की हुई है दैट इज फॉर कंसिडरेशन। सो क्लियर है प्रिजम्पशंस? प्रिजम्पशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ये तो हम अभी तक नोटिंग प्रोटेस्ट के बाद, ठीक है, ये प्रिजम्पशंस आपको मैंने क्लियर कर दियो। अब ये जो सेम हम चीज़ पढ़ रहे थे डिसऑनर वाली, नोटिंग प्रोटेस्ट, ये हमने पढ़े थे किसके लिए? बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट के लिए। अब हम पढ़ेंगे चेक के लिए, चैप्टर 17 सेक्शन 138 है। ये कहता है कि अगर किसी एक पर्सन ने एक चेक ड्रॉ किया है किसी अपने बैंक में, जहाँ पर उसके पास सफिशिएंट अमाउंट है, कोई अपना बैंक अकाउंट होल्ड करता है उस बैंक से पेमेंट के लिए किसी और पर्सन के फेवर में, जिस पर्सन के लिए उसको कोई डेट है या लायबिलिटी चुकानी है, और वो जो अमाउंट है जब जिसके फेवर में उसने पेमेंट की हुई है, चेक ड्रॉ किया हुआ है, वो पर्सन जब उसे बैंक में लेकर जाता है, तो बैंक कहता है, दो चीज़ें कह सकता है, या तो ये कि जो अमाउंट आपका लिखा है उतना तो अमाउंट उस पर्सन के जिसने ड्रॉ किया है उसके अकाउंट में ही नहीं है, तो वो क्या होता है? ये होगा डिसऑनर बाय इनसफिशिएंट बैलेंस, कि जितने अमाउंट के लिए ड्रॉ किया गया है उतना अमाउंट तो उनके बैंक अकाउंट में है ही नहीं, तो ये हो जाएगा डिसऑनर बाय इनसफिशिएंट बैलेंस। एक और तरह से हो सकता है जो कि सेक्शन 138 में दिया हुआ है, डिसऑनर बाय, कि जो ड्रॉअर है चेक का उसने बोला हुआ था कि मेरे अकाउंट से आप एक पर्टिकुलर अमाउंट है, लेट्स से 10,000, इसके आगे आप किसी को चेक में पेमेंट देंगे ही नहीं देंगे, मैं कोई भी चेक ड्रॉ करूँ आप 10,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट ही नहीं देंगे किसी को। लेकिन जो ड्रॉअर है बाद में वो चेक जो ड्रॉ करता है 20,000 रुपीज़ का, तो इस केस में 10,000 तो ठीक है, लेकिन 20,000 तो इट इज़ मोर देन 10,000। इन दैट केस बैंक, जो अरेंजमेंट हुआ है बैंक और ड्रॉअर के बीच में, वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इस केस में भी ये होगा डिसऑनर बाय ड्यू टू अरेंजमेंट बिटवीन बैंकर एंड ड्रॉअर। क्लियर है आपको? सबको क्लियर है ये कि हम डिसऑनर क्या होता है, डिसऑनर ऑफ चेक्स क्या होता है? ठीक है, एक जनरल सी बात हो रही है, मैंने एक्स पर्सन की शॉप से ये माइक खरीदी हुई हूँ और मैं उनको एक चेक लिख कर आती हूँ, मेरे अकाउंट में 100 रुपीज़ है, मैं चेक लिख कर आ गई हूँ 500 रुपीज़ का, तो क्या होगा जब वो पर्सन चेक के लिए जाएंगे, उसे बैंक के पास जाएंगे, तो बैंक बोलेगा भाई इनके पास तो 500 रुपीज़ है ही नहीं, 100 रुपीज़ है, तो क्या हो जाएगा? वो चेक डिसऑनर हो जाएगा। अब क्या रेमेडी है जिसका चेक डिसऑनर हो गया? मतलब जिसको पेमेंट दिया गया था, पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास क्या रेमेडी है? सेक्शन 138 कहता है, अब ना एक और चीज़ है पीरियड ऑफ वैलिडिटी।
कब तक किसी चेक की पीरियड ऑफ वैलिडिटी होती है। सेक्शन 138 कहता है या तो 6 मंथ्स होती है या फिर कोई और पीरियड ऑफ वैलिडिटी जो कि गवर्नमेंट ने बताई हो, आरबीआई ने बताई हो। वो आरबीआई ने अभी 3 मंथ्स बताई हुई है वैलिडिटी, सो किसी चेक की वैलिडिटी होगी 3 मंथ्स, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तब द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स इट शैल गो, तो ये एक नोटिस ऑफ डिमांड, हमने जो नोटिंग एंड प्रोटेस्ट पढ़े थे इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, अब होगा कि एक नोटिस ऑफ डिमांड इन केस ऑफ चेक पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स सेंड करेगा। किसे सेंड करेगा? ड्रॉअर को, क्योंकि बैंक ने तो मना कर दिया कि पेमेंट नहीं हो पाएगी, तो आप जाएंगे ड्रॉअर के पास, तो ये नोटिस ऑफ डिसऑनर दिया जाएगा एक। आफ्टर डिसऑनर ऑफ चेक बाय बैंक, नेक्स्ट ये जाएंगे कि देंगे एक नोटिस ऑफ डिमांड। नोटिस ऑफ डिमांड क्या होता है? मतलब अब जो अमाउंट था चेक में उसको क्लेम करने के लिए एक नोटिस दिया जा रहा है टू द ड्रॉअर, ठीक है। ये होगा विद इन 30 डेज, जिस दिन से पता चलता है पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स की चेक डिसऑनर हो गया है, उस दिन के से 30 दिन के अंदर अंदर एक नोटिस ऑफ डिमांड देगा कौन? पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स टू द ड्रॉअर। ये बोलेंगे कि ये अमाउंट था, ऐसा ऐसा हुआ है, नेगोशिएबल चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है, नाउ आई वांट माय मनी फॉर दिस अमाउंट। आपके पास 15 दिन है। कितने हैं? 15 दिन है आपको पेमेंट करने के लिए, और ये 15 डेज स्टैट्यूटरी मतलब सेक्शन 138 में दिया हुआ है। नाउ जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर हैज टू पे विद इन 15 डेज। 15 डेज ऑफ व्हाट? जिस दिन उसे ये नोटिस ऑफ डिमांड मिलेगा उस दिन से 15 दिन के अंदर ड्रॉअर को पेमेंट करनी है। अगर ड्रॉअर ने पेमेंट नहीं की, ड्रॉअर ने पेमेंट कर दी 15 डेज के अंदर, तो अच्छा है, वेल एंड गुड, पेमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं की ड्रॉअर ने पेमेंट, तब पे या होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास एक राइट आ जाता है, विच इज ये कोर्ट में एक केस फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट दी ड्रॉअर। और इस केस में जो पनिशमेंट है, दो चीज़ है, पनिशमेंट भी, फाइन भी हो सकता है। पनिशमेंट है 2 साल की, और या फिर और डबल दी अमाउंट, जितना चेक का अमाउंट था उसका डबल भी हो सकता है, या दोनों ही, ठीक है। दिस इज दी पनिशमेंट। तो क्योंकि ये पीनल नेचर का भी आ जाता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि चेक के डिसऑनर में पीनल लाइबिलिटी आ सकती है। अब कौन से कोर्ट में होगा ये? किस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है? जनरली जेएमएफसी, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, या फिर ये नॉन मेट्रो में और मेट्रो सिटीज़ में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास केस जाएगा, ठीक है। और फिर जनरली इस केस में होती है समरी ट्रायल। अब समरी ट्रायल क्या होती है? जिसमें नाम से समझ आ रहा है कि चीज़ें जल्दी करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा जो लंबी लंबी वारंट ट्रायल या समन्स ट्रायल की जो सेशंस ट्रायल या वारंट ट्रायल जो होती है, जिसमें कि चार्जेस फ्रेम करेंगे, पार्टीज़ को बुलाएंगे, बहुत बार अपॉर्चुनिटी देंगे, ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं होती हैं। ऑल इन ऑल ज़्यादा चार्जेस फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं है, चार्जेस फ्रेम करने की नेसेसिटी नहीं होती है समरी ट्रायल में। डायरेक्टली पार्टीज़ को सुना जाता है और डिसीजन दिया जाता है।
ठीक है, समरी ट्रायल होगी। और समरी ट्रायल होती है जहाँ पर, तो वहाँ पर जो पनिशमेंट है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं दे सकते अगर समरी ट्रायल होती है तो। और अगर कोर्ट को लगता है, पार्टीज कहती हैं कि नहीं समरी ट्रायल जो पर्सन है वो ऐसा कोई है इनकॉरिजिबल ऑफेंडर है, उसके अगेंस्ट तो चलना ही चाहिए, या उसने बहुत परेशान किया है, तो उसके अगेंस्ट नॉर्मल ट्रायल भी चल सकती है जैसे कि सीआरपीसी में दी हुई है। और उस केस में उसको 3 महीने से भी ज़्यादा, मैक्सिमम 2 ईयर्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब यहाँ पर जो नोटिंग होती थी या प्रोटेस्ट होता था बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट में, यहाँ पर जो बैंक की स्लिप रहेगी, बैंक एक स्लिप देगा कि भाई आपका जो पेमेंट, आपने जो चेक दिए हैं, इस चेक में इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण या किसी रीज़न की वजह से हम इसे डिसऑनर कर रहे हैं, तो बैंक एक स्लिप देगा। तो जो वो स्लिप देगा वो प्राइमा फेसी एविडेंस होगा कि एक चेक डिसऑनर हो गया है। ये दिया है सेक्शन 146 में। और ये भी एक प्रिजम्पशन है, अगर कोर्ट के पास वो बैंक स्लिप दी जाएगी तो कोर्ट मानेगा कि अच्छा हाँ ठीक है, हम प्रिज्यूम करते हैं दैट द चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड ड्यू टू वट एवर रीज़न। अब अगर किसी को प्रूव करना है कि नहीं नहीं ये गलत है, तो दैट पर्सन हैज़ टू कॉन्ट्रेरी, फिर से कॉन्ट्रेरी प्रूव करना पड़ेगा या डिसप्रूव करना पड़ेगा इस फैक्ट को। इज इट क्लियर? और एक और इम्पॉर्टेंट है, यस ओके, आई थिंक कि ये जो ऑफेंस है ना, इट इज़ कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल की मीनिंग क्या होती है? इट इज़ गिवन इन सेक्शन 147। कंपाउंडेबल मतलब होता है कि पार्टीज कॉम्प्रोमाइज़ में आ सकती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं इस केस का। अगर आपस में, अगर ड्रॉर बोलता है पेई से या होल्डर इन ड्यू कोर्स से दैट आई विल पे यू द मनी, केस हम वापस ले लेते हैं, तो ये भी अलाउड है इसमें, तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। विद द पार्टीज कॉम्प्रोमाइज में आ सकती हैं पेमेंट करने पर, और फिर केस जो है वो विड्रॉल किया हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर है? कंपाउंडेबल से भी चीज़ आ सकती है कि वेदर इट इज़ अ कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो ये आपको लिखना होगा, सेक्शन 138 जो है वो एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। और ठीक है, इसके अलावा एक और है प्रोविजन, सेक्शन 142। वो कहता है कंपनीज के साथ क्या होगा, कंपनीज के रिस्पेक्ट में क्या प्रोविजन। मतलब चेक तो इंडिविजुअल भी दे सकता है, लेकिन अगर जो 138 का ऑफेंस है, चेक डिसऑनर वाला अगर ऑफेंस है, वो कोई कंपनी करती है, तो उस केस में क्या होगा। जैसे कि आप पढ़ते होंगे कि कंपनी हैज़ अ सेपरेट डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। ठीक है, कोई एक पर्सन नहीं उसे कर रहा है, तो अब क्या, कौन लायबल होगा कंपनी के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऐसा चेक इशू होता है विच गेट्स डिसऑनर्ड बाय द बैंक। इन दैट केस कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सेक्रेटरी, ये सब लोग होंगे, वो सब लोग जो कि उस चेक इशू करने के लिए या फिर जनरल बिजनेस में कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सब लोग होंगे। अनलेस कि वो लोग शो कर दें कि नहीं इस पर्टिकुलर चेक इशू करने के लिए या उस पर्टिकुलर बिजनेस में जिसमें चेक इशू करना था उसमें हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, या फिर हमने रोकने की कोशिश की है लेकिन जिन्हें करना था ऑफेंस उन्होंने कर दिए हमारे, मतलब प्रिवेंट करने के बाद भी। इन दैट केस उनकी लाइबिलिटी नहीं होगी। अदरवाइज एवरी ऑफिसर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, एजेंट ऑफ द कंपनी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ऑफेंसेस बाय द कंपनी के केस में। ओके, आई गेस ये भी कंप्लीट हुआ। और एक और प्रिजम्पशन है, हमने 3 प्रिजम्पशन अभी देख लिए। एक प्रिजम्पशन सेक्शन 139 पर भी है, वो कहता है कि अ चेक, अगर कोई भी होल्डर ऑफ अ चेक रिसीव द चेक, अगर किसी भी होल्डर को कोई चेक मिलता है तो माना जाएगा कि वो उस ड्रॉअर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डेट के रूप में या किसी लाइबिलिटी के रूप में उसके डिस्चार्ज के लिए है। अगर लेट्स से मेरे पास, मैंने ये जो माइक खरीदी थी जिस शॉपकीपर से खरीदी थी, उन्हें मैंने कोई चेक दे दी हूँ, तो ऐसा माना जाएगा इस माइक के लिए मैंने उन्हें पूरी या फिर
जितना अमाउंट था उसका हाफ या पार्ट उसके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लाइबिलिटी के लिए उस डेट के लिए मैंने उन्हें पेमेंट दी हूँ, ये प्रिज्यूम किया जाएगा जनरली। लेकिन प्रिजम्पशन है मतलब इसको डिस्प्रूव किया जा सकता है, कोर्ट तो पहले ये मान के चलेगी, अब पार्टी चाहे तो इसे डिस्प्रूव करवा सकती है। ठीक है, मुझे इसको कॉन्ट्ररी प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं नहीं मैंने इस चीज़ के लिए नहीं दी थी, मैंने किसी और रीज़न की वजह से दी थी। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, और अब कोई क्वेश्चन है इसमें? हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लें इसके, अगर आप लोगों को आई होप समझ आया होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पेज नंबर 154 की कुछ एक्सरसाइज है। फॉर क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग आंसर देंगे। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू, किस किस से डील करता है ये एक्ट? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और ऑल ऑफ द अबव? Yes. Yes, right, all of the above. Now question number 2, बैंकर कौन है? हमने कल ही देखे थे, बैंकर की डेफिनेशन में कौन आता था? ऐसा पर्सन जो कि बैंकिंग का बिजनेस डील कर रहा है, एक्टिंग एज अ बैंकर एंड इंक्लूड्स पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। सो ऑप्शन नंबर बी। फिर अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सा प्रॉमिसरी नोट का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉमिसरी नोट क्या था, किस सेक्शन में था प्रॉमिसरी नोट? सेक्शन क्वेश्चन 4, सेक्शन 4। ठीक है, क्या होता है? इट इज़ एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है। तो देखते हैं, पहला कहता है आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ पर ये बता रहा है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग ले रहा है। दूसरा कहता है मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000। आई ओ यू क्या होता है? इससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लाइबिलिटी है या नहीं। सो यस यू आर राइट, बी इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ प्रॉमिसरी नोट कितनी पार्टीज होती है प्रॉमिसरी नोट में? 2 पार्टी। यस राइट, एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी। 3 पार्टीज, और चेक के केस में? चेक में भी, चेक क्या है? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने होती हैं? 3, तो चेक में भी 3, क्योंकि बैंकर रहता है ना बीच में, ड्रॉई कौन है? बैंकर है। तो 3 पार्टीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रॉमिसरी नोट? इसमें से क्या करेक्ट नहीं है प्रॉमिसरी नोट के बारे में? ये तो सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 सारे ही सही है क्वेश्चन नंबर 5 में तो। इट इज एन, हेलो यस मैम वहाँ प्रॉमिसरी नोट तो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशनल लिखा है। अच्छा हाँ कंडीशनल है, राइट राइट राइट, अनकंडीशनल होता है, राइट राइट। सो आंसर इज ए, आंसर इज ए। ओके, और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है फिर? जैसे ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है प्रॉमिसरी नोट, वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर। यस, अनकंडीशनल ऑर्डर। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 एक्सटेंड्स टू, ये कल ही बताई थी मैंने। कहाँ तक एप्लीकेबिलिटी है इस एक्ट की? ए ओनली टू, सॉरी, होल ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। यस टू होल ऑफ इंडिया, आंसर इज बी। ओके, और आई थिंक बाकी ट्रू एंड फॉल्स ये सब आप देखेंगे। ये देखिए शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन, या फिर जो अनसॉल्व केस है, इनमें से आपको किसी में डाउट होगा क्या? तो मैं उसके आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा सकती हूँ, या फिर आंसर बता सकते हैं, किसी में प्रॉब्लम होगी?
या फिर सबके आंसर आपको ऐसा है कि हो सकता है अभी जितना पढ़ाया गया है उसमें से अगर हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज अगर इसमें से किसी में, क्योंकि इनके आंसर्स नहीं है, तो आप अगर बताएं तो आई कैन प्रोवाइड द आंसर्स। मैम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लॉ ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का प्रोवाइड कर दीजिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसे मैंने कल एक्सप्लेन की थी कि कैसे स्टार्ट हुआ, हमने डिस्कस की थी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहले क्या होता था कि जो मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो वॉयज में जाया करते थे बिजनेस के लिए। तो एट दैट टाइम पहले ऐसे डिनोमिनेशन भी जो होते थे वो पहली बात तो हर जगह इक्वल नहीं होते थे, कि अगर कहीं एक जगह रुपीज़ चल रहा है तो कहीं करेंसी जो होती थी वो एक जगह कहीं और चल रही है तो दूसरी जगह कुछ और चलती होगी। कहीं पर गोल्ड कॉइन्स चलते थे, कहीं सिल्वर कॉइन्स चलते थे, और वो इतने ज़्यादा होते थे कि पॉसिबल नहीं था कि इतने सारे साथ में लेकर जाएं। तो उस वजह से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की यूज़ होने लगा जिसमें कि लोग अपनी लाइबिलिटी ले सकें और उसे डे टू डे एक्सचेंज में, एक्सचेंज के रूप में यूज़ कर सकें, ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकें। तो ये ऐसे हिस्ट्री आई थी इसकी। जनरली अगर हिस्ट्री आप देखें तो मर्चेंट्स के केसेस में ही आप कहेंगे इसे, या फिर बिजनेसमैन के केस में। फिर था कि 1881 में आया, किस यूज़ हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया आपका। और क्या क्वेश्चन है फिर उसके बाद? स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। स्कोप है कि किस किस पर एप्लीकेबल होता है ये, इट इज़ एप्लीकेबल टू प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, इट इज़ द स्कोप, ठीक है। और एप्लीकेबिलिटी क्या है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, तो ये एप्लीकेबिलिटी होगी। क्लियर है? मैम उस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इज इट एग्जॉस्टिव ऑन मैटर्स? इज इट एग्जॉस्टिव ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स? हाँ, सेक्शन 2 कहता है कि, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कहता है क्या ये सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से ही डील करता है, तो हाँ, इट इज़ एग्जॉस्टिव टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की ही बात करता है ये एक्ट सिर्फ। आपने कहीं और देखे इसके अलावा क्या ये कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है? नहीं, ये इट डील्स ओनली विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, और वो भी कौन से? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, उनके बारे में सारे प्रोविजंस हैं। एनीथिंग एल्स? अनसॉल्व केसेस बन जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि एक क्वेश्चन, ओके, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं आप सभी को अलोंग विथ ऐसे टाइप क्वेश्चंस, और फिर अनसॉल्व में, अनसॉल्व का आप आंसर कैसे लिखेंगे? जनरली आप लोग स्टार्ट करिएगा कि जो फैक्ट्स दिए हैं उसको हल्का सा एक्सप्लेन करने पर, विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम हो गया या कुछ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आप लोग को भी आ जाएगी उसको सही से एक्सप्लेन करने में, इन जस्ट 1 और 2 लाइन में। नेक्स्ट है, आप उसके बाद प्रोविजन लिखेंगे कि किस प्रोविजन से वो डील कर रहा है, ठीक है। अगर एक प्रोविजन से करे तो एक लिखेंगे, एक से ज़्यादा कर रहा है तो 2-3 प्रोविजन आप लिखेंगे, फिर आप उनको एनालाइज करेंगे, उनका एनालिसिस लिखेंगे कि इससे हमें क्या समझ आता है, और फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि इस केस में क्या होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ अदर, विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ द प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस। और फिर अगर कोई केस है सिमिलर वैसा वाला तो आप केस लिख सकते हैं साथ में, नहीं है तो अपने कंक्लूजन के साथ ख़त्म कर देंगे। तो जनरली ये होना चाहिए आपका केस लॉ, कौन से, ये यस, मतलब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ऐसे आंसर होना चाहिए आप लोगों का। इसके अलावा कहीं और कुछ और क्वेश्चन? अब हमारे पास 2 एक्ट बचे हैं, पार्टनरशिप एक्ट एंड एलएलपी एक्ट। हम अभी तक जो पढ़ रहे हैं ये सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हैं, आप लोग ने ये बात शायद रियलाइज़ किए होंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक जनरल था, उसके ही प्रोविजंस हर जगह अप्लाई होंगे। कैसे? सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है? ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ सेल होती है, सेल के लिए ही है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस, लेकिन ये होगा किसी इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर। फिर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप।
अब जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे या एलएलपी एक्ट होगा, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो वो क्या होता है, वो भी एग्रीमेंट है पार्टीज के बीच में, लेकिन वो किस लिए है, दैट इज फॉर दी टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। ओके तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कॉन्ट्रैक्ट ही हैं, एग्रीमेंट्स ही हैं जो हम पढ़ रहे हैं और आपके बिजनेस लॉ में पार्ट है आपके सिलेबस का। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, एक बार अगर हो सके तो रीड करके आइएगा। कोई डाउट हो अभी तक हमने जो पढ़े हैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, तो वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछूं मैं जब तक फिर आप लोगों से स्टार्टिंग से। चलिए आप लोग हाँ नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग को याद है हमने रिट्स पढ़े थे, 5 काइंड्स ऑफ रिट्स कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में। वो किस आर्टिकल में दी हुई थी, रिट टू सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स, ये था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। लीजिए एक और आपको मैं देती हूँ, यस इट वॉज इन आर्टिकल 32, गुड 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 32। अब अगर रिट्स हाई कोर्ट में जानी है तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल था, नंबर, आर्टिकल रिट्स टू हाई कोर्ट 26। यस राइट वेरी गुड, आर्टिकल 226। अब एक एक करके बता दीजिए कौन कौन सी रिट्स थी। अच्छा कितनी रिट्स थी टोटल, 5 रिट्स राइट। कौन कौन सी रिट्स थी, फर्स्ट वाज habeas corpus, यस हेबियस कॉर्पस, देन mandamus, Mandamus, देन quo नेक्स्ट warranto, को वारंटो, certiorari and prohibition। ओके दीज वर द 5 रिट्स, ठीक है। और प्रियम्बल में अच्छा हाँ मैं आप लोग को उस टाइम पर बताना भूल गई थी कि कौन सी चीज़ें हमने कहाँ से लिए हैं। अभी थोड़े से 2 मिनट में 1 मिनट में मैं कंप्लीट कर देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसे बैग ऑफ बोरोइंग्स कहा जाता है, मतलब कहते हैं लोग, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं और इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किए हुए हैं। जैसे कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये होता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स है, ये भी यूएस से लिए गए हैं, ठीक है। देन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, इट वाज टेकन फ्रॉम यूएसएसआर। पहले जो सोवियत यूनियन था रशिया का, अब तो रशिया हो गया, बट यूएसएसआर से लिया गया है उस टाइम पर फंडामेंटल ड्यूटीज। इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जर्मनी, वेमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। आयरलैंड यस, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है फंडामेंटल राइट्स के बाद, एक चीज़ हम थोड़ा डिस्कस नहीं कर पाए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो क्या होती हैं, वो सारे राइट्स हैं, वो सारी ऐसी प्रोविजंस हैं जो कि, क्योंकि हाँ जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की लाइबिलिटी है, क्योंकि एट द इनिशियल टाइम जब कंट्री बनी, नई कंट्री बनी, तो वो उन सब के लिए उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि उन्हें एज अ फंडामेंटल राइट बनाया जा सकता था, तो उन्हें डीपीएसपी में बनाया गया, क्योंकि वो आइडियल्स माने गए हैं, एस्पिरेशंस माने गए हैं कि ये अचीव करना ही है। एक तरह से इट इज़ द ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन द गवर्नमेंट कि हर सिटीज़न को या जो पर्सन्स हैं उन सभी को इंडिया के, ये जो डीपीएसपी में प्रोविजंस हैं, ये सारी प्रोविजंस को, इसके लिए कुछ ना कुछ लॉ बनाए सो दैट कि लोग इन प्रोविजंस का बेनिफिट ले सकें। जैसे कि एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 में है, ये क्या है, एक डीपीएसपी है। डीपीएसपी का फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे लिया गया है आयरलैंड से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके एक और चीज़ है
procedure established by law ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. देन ये हमने पढ़े थे कहाँ, आर्टिकल 21 में, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. देन देयर इज इक्वालिटी में हमने दो चीज़ पढ़े थे आर्टिकल 14 में, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला स्टेटमेंट था ये लिया गया है यूके से. यूके के एक जूरिस्ट थे डाइसी, प्रोफेसर A.V. डाइसी, उनसे लिया गया है. उन्होंने दिया है इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट. और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये दिया गया है यूएस से. ऑलराइट, ये सब नोट कर लीजिए आप. मैम डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या था? यस, डीपीएसपी का है फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये वो ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके बारे में गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूटी है कि वो इंश्योर करवाए टू दी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. और ये सारे जो प्रोविजंस है डीपीएसपी के, ये ऐसे माने जाते हैं दीज आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. ओके, तो चीज़ है आर्टिकल कहाँ से है ये, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक है, क्योंकि 51A में तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. ऑलराइट, ठीक है, ठीक है, हम क्लास को क्लोज करते हैं. कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.